मुख्य सेविका का ये सेट नंबर 5 है। दोस्तों यदि आपने इससे पहले 4 सेटों को नहीं देखा तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि होती है। पहला ऑप्शन है सरल दंड, दूसरा है मिश्र पट्टी स्तंभ आरेख, तीसरा है पिरामिड आरेख और चौथा है बहुरेखा आरेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पिरामिड आरेख। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने के लिए, इसलिए सबसे इसमें सर्वोत्तम जो विधि मानी जाती है वो हमारी पिरामिड विधि मानी जाती है। पिरामिड इस प्रकार से बनता है, दोस्तों आपको पता होता है, ठीक है। ये आपका जो त्रिभुज होता है इस प्रकार से आपका पिरामिड का निर्माण होता है। अभी इस इन्वर्टेड पिरामिड और अपवर्ड पिरामिड हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपको जो पर्यावरण आप पढ़ते हैं, इकोसिस्टम इकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे पिरामिड की बात की गया है तो आप पिरामिड ही समझिएगा। तो यहाँ पे कहा गया है जो अगर हम किसी जिसके आधार पर जो आयु और लिंग का संगठन को अगर निरूपित करना चाहते हैं, जो जनसंख्या का होता है, तो हम पिरामिड के आधार पर सबसे आसान तरीके से इसको निरूपित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है इसमें, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है। जो हिंदू विवाह होता है दोस्तों, यदि कोई अपनी पुत्री को पुरोहित को भेंट करता है तो कौन सा विवाह कहलाता है? पहला ऑप्शन है ब्रह्म विवाह कहेंगे उसको, दूसरा है दैव विवाह कहेंगे, असुर विवाह कहेंगे या अर्श विवाह कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, बिल्कुल सही है। इसको हम दैव विवाह के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दैव विवाह की, तो दैव विवाह में जो होता है, कन्या के पिता एक यज्ञ की व्यवस्था करते हैं और अलंकारों से सजी कन्या का दान उस व्यक्ति को किया जाता है जो उस यज्ञ को उचित ढंग से पूरा करे। इस विवाह का प्रचलन प्राचीन काल में था, लेकिन वर्तमान में ना यज्ञ का अधिक प्रचलन है ना ही दैव विवाह का। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने 4 विवाह हिंदू धर्म के अगर बात करते हैं, हिंदू विवाह की बात करते हैं तो हिंदू विवाह में 8 विवाह होते हैं, ठीक है। पहला आप यहाँ दे रखा है कि ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह, उसके बाद आपका प्रजापात्य विवाह होता है, ठीक है, प्रजापात्य विवाह है। फिर उसके बाद आपका आता है गंधर्व विवाह, ठीक है, गंधर्व विवाह। उसके बाद आपका पिशाच विवाह है, राक्षस विवाह है और असुर विवाह है। तो टोटल संख्या यहाँ पे 8 होती है, ध्यान में रखेंगे। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापात्य विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह, ये कहीं ना कहीं आपके टोटल 8 हैं जो हिंदू विवाह के अंतर्गत माने जाते हैं, इनको भी याद में रखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है। पहला ऑप्शन है जो बाल मृत्यु की समस्या का अगर समाधान करना चाहते हैं उसके लिए सबसे उचित साधन क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन दे रखा है प्रसव केंद्र, दूसरा है शिक्षित दवाइयाँ, तीसरा है शिक्षा और चौथा है स्वास्थ्य चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, शिक्षा। अगर हम बात करते हैं बाल मृत्यु दर की, तो इसमें क्या है, प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या से है। बाल मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? मुख्यतः निमोनिया ही होता है, ठीक है, जो कि हमारे फेफड़ों को ज़्यादातर हानि पहुंचाता है। बाल मृत्यु की समस्या के समाधान के सबसे उपयुक्त अगर माध्यम माना जाता है तो हम शिक्षा को मानते हैं, जिसके द्वारा लोगों को यह जानकारी दी जाती है कि बच्चों के बाल मृत्यु से कैसे बचाया जा सकता है, उसकी देखभाल कैसे की जाए। इसलिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, सिर्फ बाल मृत्यु के लिए नहीं है बल्कि सभी समस्याओं के लिए शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है। शिक्षा व शरणिका से दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो ध्यान में रखिएगा, शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। प्रश्न नंबर 4 है, सोरोरेट विवाह क्या है? पहला ऑप्शन है मृत पत्नी की बहन या विधुर पुरुष के बीच विवाह, दूसरा है मामा की साल लड़की के साथ विवाह, तीसरा है मौसेरे भाई बहन का विवाह या चौथा है चचेरे भाई बहन का विवाह। तो दोस्तों अगर आपने अब तक 4 सेट सॉल्व किया होगा तो इसका आंसर आसान से आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है,
मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच में जो विवाह होता है उसको हम बोलते हैं सोरोरेट विवाह कहते हैं। ठीक है, यानी भाभी अपने देवर के साथ, इसको हम देवर भाभी विवाह के नाम से भी जानते हैं। सोरोरेट यानी साली और जीजा और साली इसको विवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेबरेट विवाह में देवर और भाभी होता है। लेबरेट और सोरोरेट दो विवाह ध्यान रखेंगे। सोरोरेट में क्या हुआ, जीजा और साली के बीच में यहाँ पे शादी होती है अगर उसकी पत्नी मर जाती है, और जो लेबरेट विवाह होता है उसमें भाभी और देवर के साथ शादी होती है। यदि भाई उसका जो बड़ा भाई है उसकी मृत्यु होती है तो छोटे भाई से भाभी शादी करती हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भोज्य पदार्थों में को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है? पहला ऑप्शन है ईस्ट, दूसरा ऑप्शन है मोल्ड, तीसरा है बैक्टीरिया या ये सभी। तो दोस्तों भोज्य पदार्थों की बात किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को ये जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट कर देते हैं। अगर बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया आपके कुछ हानिकारक भी होते हैं, कुछ लाभकारी भी होते हैं। जैसे आपको लैक्टोबैसिलस की बैक्टीरिया की बात करता है तो जो दूध से दही बनने का कारण होता है हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। अगर ये ना होता तो दूध से दही कभी नहीं बनता। ठीक है, इसलिए कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक होते हैं, कुछ लाभकारी होते हैं, ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, खाद्य ऊर्जा की क्रांति यानी क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे हैं। जो खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल या क्रांति की इकाई जो होती है कैसे दिखाई जाती है, यहाँ पे पहला ऑप्शन देखा 1.2 इंटू BMR, 1.4 इंटू BMR, 1.2 इंटू BMI और चौथा है 1.4 इंटू BMI। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1.4 BMR। इसको इंग्लिश में अगर हम कहते हैं, हिंदी में इसका पूरा फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको ध्यान में रखेंगे, लिख लीजिएगा बेसल मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट इसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट MBR। अगर इसमें बात करते हैं तो जो मेटाबॉलिक रेट जो होता है ऊर्जा को कैलोरी में व्यक्त करने वाला एक नंबर होता है। हर व्यक्ति का BMR अलग अलग होता है, जो व्यक्ति के वजन, ऊंचाई, उम्र तथा दैनिक के कार्यशैली आदि पर निर्भर करता है। हमें बताता है कि जब हमारा शरीर आराम की अवस्था में होता है तब हमें कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। BMR को व्यक्त करने के लिए हैरिस बेनेडिक्ट ने एक फार्मूला दिया था जो विभिन्न कार्यशैलियों के आधार पर निम्न प्रकार से है। अगर हम सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं तो उनके लिए एक फार्मूला इस प्रकार से, उनकी कैलोरी की जो गणना होती है इस प्रकार से होती है। सामान्य व्यक्ति के लिए तो 1.2 इंटू हम क्या करते हैं BMR। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। सेकेंड, यदि व्यक्ति थोड़ा एक्टिव होता है, थोड़ा एक्टिव है, ठीक है, यदि थोड़ा वो एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं उसको जो BMR की आवश्यकता होती है, कैलोरी गणना होती है 1.375 इंटू BMR। ठीक, अगर थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है, व्यक्ति अत्यधिक एक्टिव माना जाता है तो उसको कैलोरी की गणना ज़्यादा एक्टिव या अधिक एक्टिव के लिए उसकी कैलोरी की जो गणना होती है उसको हम मानते हैं। अधिक के लिए हम कितना मानेंगे दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, इसको करेंगे 1.901 इंटू BMR। और अगर हम बात करते हैं खाद्य ऊर्जा की क्रांति की इकाई, जो क्रांतिक इकाई पूछी गई थी यहाँ पे, जो क्रिटिकल ऊर्जा इकाई होती है उसकी गणना के लिए हम क्या करते हैं 1.4 इंटू BMR। ये फार्मूला दिया गया था हमारे शरीर में बेसल मेटाबॉलिक रेट के कैलोरी मान की गणना करने के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 1.4 इंटू BMR। प्रश्न नंबर 7 है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक ऊर्जा का प्रमुख भाग होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है खनिज पदार्थ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कार्बोहाइड्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए। तुरंत अगर हमको एनर्जी चाहिए होती है तो हम कार्बोहाइड्रेट जिससे
पदार्थों का सेवन करते हैं। लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें 4 कैलोरी ही आपको किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि वसा में आपको 9 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। लेकिन ये वसा हमें तुरंत नहीं ऊर्जा देता है, ऊर्जा देने का कार्य तुरंत कौन करता है, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स करता है। ठीक है, यानी दैनिक जीवन में तुरंत ऊर्जा देने का कार्य हमारा कौन सा करेगा, कार्बोहाइड्रेट करेगा। यदि हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, हमारे शरीर को भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो ऊर्जा का अपना शरीर जो ऊर्जा लेता है, कहाँ से लेता है, जो आपके शरीर में फैट रहते हैं, वसा रहता है, उससे ये ऊर्जा लेना शुरुआत करती है। प्रश्न नंबर 8 है ICMR NIN 2020 RDA साड़ी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है। फाइबर की बात किया गया है। जो ICMR है NIN 2020 RDA साड़ी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की जो प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है, तो पहला ऑप्शन है 30 ग्राम, दूसरा है 25 ग्राम, तीसरा है 35 ग्राम और चौथा है 40 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर 2010 की अगर बात करेंगे तो ये हमारा 35 ग्राम होता है, लेकिन अगर आप 2020 की बात की जाएगी तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 ग्राम हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 40 ग्राम ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है बड़ी या छोटी खाद्य सेवाएं सेवा इकाई में खाद्य मूल्य प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है 40 से 60%, दूसरा है 20 से 30%, तीसरा ऑप्शन है 55 से 75% और 75% से अधिक। बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न से प्रतिशत में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसमें जो प्रतिशत पाया जाता है 40 से लेकर 60% तक पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है। दोस्तों याद में रखेंगे, पहला ऑप्शन है अति पोषण, दूसरा अल्प पोषण, तीसरा है सुपोषण या इसमें से कोई नहीं। या यदि आप आवश्यकता से अधिक भोजन कर ले या आवश्यकता से कम भोजन करें तो कहीं ना कहीं आप कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि ये अति पोषण कहलाएगा कि अल्प पोषण कहलाएगा। तो हमको ज़्यादा भोजन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा अति हो जाती है, अति मतलब ज़्यादा होना, तो हमारा अति पोषण कहलाता है। ध्यान में रखेंगे, आवश्यकता से अगर अधिक भोजन ग्रहण करना अति पोषण कहलाता है। अति पोषण जो होता है जब व्यक्ति के आहार में कुछ पौष्टिक तत्वों की अधिकता हो जाती है या अधिक लंबे समय तक रहती है तो अति पोषण कहलाता है। इसके कारण कई रोग हो जाते हैं, जैसे कि मोटापा, हृदय रोग, ठीक है, उच्च रक्तचाप, हाइपर विटामिन्स जैसे कि ए तथा डी, जो हाइपर विटामिन्स होते हैं जैसे ए और डी की मात्रा बढ़ जानी, ये भी आपके इसके कारण होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है, क्योंकि द्रौपदी ने 5 पांडवों से शादी की थी। तो पहला ऑप्शन है अभ्रातृक विवाह या अभ्रातृक बहुपति विवाह, दूसरा है भातृक बहुपति विवाह, तीसरा है शाली विवाह और चौथा है समकालिक शाली विवाह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। जो द्रौपदी के पांडवों से, अगर द्रौपदी ने जो पांडवों से विवाह किया था उसको भातृक बहुपति विवाह के नाम से जानते हैं या उसका उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि स्त्री अपने पति के सभी भाइयों की पत्नी होती है। वर्तमान में भारत में जैनसार, बाबर के खस तथा नीलगिरी के टोडो लोगों में यह प्रथा पाई जाती है। ध्यान में रखेंगे, जो भारत में खस जाति होती है, खस जनजाति होती है, भारत में जौनसार बाबर के खस तथा नीलगिरी के टोडो लोगों में यह प्रथा पाई जाती है। ध्यान में रखेंगे, जो नीलगिरी के पहाड़ियों में टोडो जनजाति रहती है और खस जनजाति रहती है, ये प्रथा इन दोनों में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि एक स्त्री अपने पति के भाइयों के साथ विवाह करती है, यानी यहाँ पे जैसे द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ शादी की थी, उससे वहाँ पर भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। ध्यान में रखेंगे, इसको बोलेंगे भातृ बहुपति विवाह। प्रश्न नंबर 12 है इसमें से
किसने स्तंभ परिवार सम प्रत्यय दिया? इसमें से किसने, कौन से वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने स्तंभ परिवार का सम प्रत्यय दिया था? पहला ऑप्शन है जिमरमैन, दूसरा है मॉर्डॉक, तीसरा है लिपले और चौथा है बर्गेस। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है दोस्तों। लिपले ने स्तंभ परिवार संप्रत्यय दिया था। जो लिपले साहब थे इन्होंने कहा था कि स्तंभ परिवार संप्रत्यय की अवधारणा दी थी। लिपले ने परिवार के एक ऐसे रूप को स्तंभ परिवार की संज्ञा दी जिसमें एक नाभिक परिवार के साथ एकाधिक अन्य संबंधित भी रहते हैं। इनके दृष्टि में स्तंभ परिवार कई दृष्टि से एक आदर्श परिवार होता है क्योंकि इनमें पितृसत्तात्मक परिवार की अपेक्षा पारिवारिक स्थायित्व एवं निष्ठा के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता काफ़ी मात्रा में प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 13 है विस्तृत परिवार का अर्थ क्या है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन दे रखा है संयुक्त परिवार इसको कहेंगे, दूसरा है सम्मिश्रित परिवार कहेंगे, तीसरा है वैवाहिक परिवार या चौथा है केंद्रक परिवार। विस्तृत परिवार का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। इसको हम बोलते हैं सम्मिश्रित परिवार। ठीक है, विस्तृत परिवार का जो अर्थ होता है उसको कहा जाता है सम्मिश्रित परिवार। विस्तृत परिवार के घटक समूहों के सदस्य एक साथ सम्मिलित के रूप में एक ही घर में रहते हैं। प्रायः वे एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं तथा एक जैसी गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। इसमें मातृपक्ष या पितृपक्ष या दोनों पक्ष हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 1911 को, दूसरा है 1951 को, तीसरा है 1921 को और चौथा ऑप्शन है इसमें से 1932 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या में वर्ष 2021 में के पश्चात तीव्र गति से वृद्धि देखने को मिली थी, इसलिए वर्ष 2021 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। इससे पहले आपने देखा था जो 2011 और 21 के बीच में जो दशक रहा था उसमें भारत की जो जनसंख्या थी वो ऋणात्मक थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत की जो जनसंख्या हो ऋणात्मक हुई थी। ठीक है, क्योंकि इसमें अकाल उकाल पड़े थे, प्रथम युद्ध हुआ था, कहीं ना कहीं ये सब कारण थे जिसकी वजह से भारत की जो संख्या थी माइनस से 0.3 समथिंग के 31 के आसपास से घट गई थी वो। इसलिए 2021 को हम लोग क्या कहा जाता है, ये महान विभाजक वर्ष के रूप में इसको हम जानते हैं क्योंकि इसके बाद से जो भारत की जनसंख्या थी बहुत ही तीव्र गति से इसमें वृद्धि देखने को मिली थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है भारत में किस वर्ष जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप से लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है 2002, दूसरा ऑप्शन है 2005, तीसरा ऑप्शन 2007 और 2008 चौथा ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। 2005 को भारत में वर्ष जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप से लागू किया गया था। इसमें क्या है कि भारत में जो जेंडर बजटिंग था इसके औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त कर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। जो महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव होता था उसको समाप्त करके जो लैंगिक विभेद था उसकी समानता को बढ़ावा देने के लिए ये योजना इसको लागू किया गया था वर्ष 2005 में। प्रश्न नंबर 16 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है यहाँ पे जो वर्ष अनुच्छेद 14 के अनुसार, दूसरा अनुच्छेद 21, तीसरा अनुच्छेद 21 का और चौथा अनुच्छेद 16। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 का है। ध्यान में रखेंगे 86वां संविधान संशोधन सन 2002 का ये अधिनियम था और वर्ष इसमें क्या कि अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया। ध्यान में रखेंगे कोई भी अगर अनुच्छेद जोड़ा जाता है अलग से तो उसमें इसे ये 21 पूरा है, इसमें कोई नहीं जोड़ा गया, लेकिन 21 का है हमारा कहीं ना कहीं ये संविधान में ऐड हुआ है। जब ऐड किया जाता है तो उसमें का, खा, गा इस प्रकार से शब्द देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 21 का जो आपका संविधान है संशोधन है
संविधान अनुच्छेद है, ये आपका शिक्षा के अंतर्गत आता है, शिक्षा के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, जो कि उनका मूल अधिकार बताया गया है। प्रश्न नंबर 17 है, दहेज निरोध संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है 10,000 का, दूसरा है 15,000 का, तीसरा है 20,000 का, या चौथा है 25,000 का। तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 15,000 का इसमें जुर्माना दिया जाता है। अगर कोई दहेज लेता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको जुर्माने के तौर पे 15,000 रुपया चुकाना होता है। इसमें क्या है कि जो दहेज अधिनियम 1961 में बना हुआ था, इसके अंतर्गत दहेज मांगना देश से राज्य के विरुद्ध एवं गैर जमानती संज्ञेय अपराध है, और जिसमें कम से कम 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने का यहाँ पे प्रावधान है। 15,000 के साथ साथ आपको 5 साल का कैद भी हो सकता है। ठीक है, 5 साल का कैद भी। प्रश्न नंबर 18 है, RW कोनेल के अनुसार लिंग क्रम पद किसे संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन है पुरुष तत्व तथा नारी तत्व के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न, दूसरा है विशिष्ट प्रतिवेश के अंतर्गत लिंग संबंधों का विन्यास, तीसरा है समूह में महिलाओं तथा पुरुषों की प्रतिस्थिति तथा समादर के बीच अंतर, चौथा है पुरुषों तथा महिलाओं के बीच सामाजिक रूप में परिचित अंतःक्रिया। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पुरुषत्व तथा नारीत्व के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न। प्रश्न नंबर 19 है, सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है सीमा शुल्क, उसको हम औपचारिक नियंत्रण कहते हैं, दूसरा परंपरा, इसको हम अनौपचारिक नियंत्रण कहते हैं, उपहास, इसको प्रत्यक्ष, यानी इसको कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो ध्यान में रखेंगे जो दोस्तों, सीमा शुल्क आपका अनौपचारिक नियंत्रण होता है, बिल्कुल सही है। परंपरा आपका क्या है? ये भी आपका अनौपचारिक नियंत्रण होता है। उपहास की बात की जाती है तो हमारा उपहास जो होता है अप्रत्यक्ष एवं समग्र नियंत्रण होता है, और जो संस्कार होता है अनौपचारिक नियंत्रण। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ये मैच नहीं करता है। उपहास किसके अंतर्गत आता है? ये अप्रत्यक्ष एवं समग्र नियंत्रण के अंतर्गत आता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 20 है, योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन कहलाता है आंदोलन, प्रगति, विकास, वर्ग, संघर्ष। अगर योजनाबद्ध तरीके से सामाजिक परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ध्यान में रखेंगे उसको हम कहते हैं प्रगति। ठीक है, प्रगति एक योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन है, यह सामाजिक परिवर्तन को निश्चित दिशा को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 21 है, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है। यह परिभाषा किसकी है? पहला ऑप्शन है के डेविस का, दूसरा है मैकीवर एवं पेज का, तीसरा है HM जॉनसन का, और चौथा है विल्बर्ट ई मोर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, के डेविस। ये परिभाषा जो दे रखी थी उनको किसने दे रखी थी? के डेविस ने दे रखी थी। के डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों के परिवर्तन है। HM जॉनसन ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ संरचना परिवर्तन से है। प्रश्न नंबर 22 है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय में क्या शामिल है? जो शारीरिक क्षति है उससे अभिप्राय में क्या शामिल होता है? पहला है किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा, ऐसा कोई कार्य जो महिला के जीवन, शरीर के अंग या स्वास्थ्य को खतरे में डालता हो। तीसरा ऑप्शन है ऐसा कोई व्यवहार जो महिला स्वास्थ्य या विकास को रोकता हो। उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसमें तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शन यहाँ पे जो दे रखे हैं एकदम सही हैं। किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा एक कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आती है। ऐसा कोई कार्य जो महिला के जीवन, शारीरिक अंग या स्वास्थ्य को खतरे में डालता है। ऐसा कोई व्यवहार जो महिला स्वास्थ्य या विकास को रोकता है। ये कहीं ना कहीं सभी आपके घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति के अभिप्राय से हैं, संबंधित हैं।
प्रश्न नंबर 23 है, अंतर पीढ़ी संघर्ष से क्या आशय है। पहला ऑप्शन है दो पीढ़ियों के मध्य शारीरिक परिवर्तन, दूसरा है दो पीढ़ियों के मध्य भाषा में परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता, या चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता, ये आपका है अंतर पीढ़ी संघर्ष का आशय। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक होता है किसके द्वारा जारी किया जाता है। पहला ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, दूसरा है नीति आयोग, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद और चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो 24वें का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का नाम, उससे पहले क्या था, योजना आयोग था। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी इसमें प्रधानमंत्री हैं। ये नीति आयोग के अध्यक्ष है। और सुमन बेरी, ध्यान में रखेंगे, उपाध्यक्ष है। कौन है? सुमन बेरी। आयंगर नाम से कोई व्यक्ति हैं जो CEO कहलाते हैं नीति आयोग के। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों, ये जो जेंडर शब्द होता है ना, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। पहला ऑप्शन है N. ओकले ने, दूसरा है मरिया मिस ने, तीसरा है मेग स्टेपी ने और चौथा है करुणा चानना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। करुणा चानना ने अपनी पुस्तक एजुकेशन एंड वुमेन, ठीक है, उनके पुस्तक का नाम था एजुकेशन एंड वुमेन, में सर्वप्रथम जेंडर शब्द का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रख लीजिएगा। करुणा चानना ने, उनका पुस्तक था क्या, एजुकेशन एंड वुमेन, ये उनकी पुस्तक का नाम है, ध्यान में रखेंगे। और उसी में सबसे पहले उन्होंने जेंडर शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 26 है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। जो सामाजिक नियंत्रण होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो अभिकरण कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है परिवार, पड़ोस, स्कूल या नातेदारी। तो 26 का आपका बताना है, इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। आपके हिसाब से परिवार ही जो होता है सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को शामिल करता है। पहला ऑप्शन है विकास में महिलाएं, दूसरा है महिला एवं विकास, तीसरा है लिंग और समाज, चौथा है महिलाएं पर्यावरण और विकास। तो दोस्तों 27 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास में महिलाएं। ध्यान में रखेंगे, इसमें क्या है, विकास में महिलाएं। विकास में महिलाएं उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। पहला है दहेज मृत्यु, दूसरा है यौन उत्पीड़न, तीसरा अपहरण और चौथा है पत्नी की पिटाई करना। तो कौन सा इसमें जो है जो कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अपहरण जो होता है दोस्तों वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत नहीं आता है। घरेलू हिंसा नियम की बात करते हैं तो 2005 में बनाया गया था। भारत की संसद द्वारा इस पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य क्या है, घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना। इस अधिनियम को 26 अक्टूबर 2006 को लागू कर दिया। ध्यान में रखेंगे 26 अक्टूबर 2006 को इसको लागू कर दिया गया था और 2005 का ये अधिनियम था। 26 अक्टूबर 2006 को लागू कर दिया गया था। इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। किसी भी घरेलू संबंध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिसमें आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या किसी अंग पर कोई क्षति पहुंचती है या मानसिक या शारीरिक हानि होती है, घरेलू हिंसा है। अपहरण जो होता है घरेलू हिंसा के अंतर्गत नहीं माना जाता है या नहीं आता है।
आपके शरीर में किसी भी प्रकार से घर में किसी प्रकार चोट लगे, आपको सुरक्षा मानसिक या शारीरिक कोई पीड़ा हो या इस प्रकार से कोई भी समस्या हो, तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगी। और ये आपका जो अधिनियम था 2005 का था, लेकिन इसको 26 अक्टूबर 2006 को इसको लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक संस्कृत से दूसरी संस्कृत में विशेषताओं के पोषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, पूछ रखा है एक संस्कृत से दूसरी संस्कृत में विशेषताओं के प्रेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है। पहला है पर संस्कृतिकरण, दूसरा है विस्तारण, तीसरा है आत्मसातीकरण, चौथा है संस्कृतिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसको हम बोलते हैं विस्तारण। क्या कहते हैं, विस्तारण। किसी वस्तु, विचार, पार्थिव अपार्थिव तत्व, नवाचार आदि के अपने उत्पत्ति स्थल से अन्य क्षेत्रों में उत्तरोत्तर फैलने की प्रक्रिया को हम विस्तारण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखते हैं 16वीं शताब्दी में चीन के सर्वप्रथम छापे खाने का आविष्कार हुआ, बाद में वह तकनीकी समस्त विश्व में फैल गई। ये आपका विस्तारण कहलाता है। छापे खाने का मतलब होता है जो प्रिंटिंग प्रेस होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है। पहला ऑप्शन है रेखीय सिद्धांत, दूसरा है चक्रीय सिद्धांत, तीसरा है दोनों में से कोई नहीं है, चौथा है उक्त दोनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है दोस्तों। सामाजिक परिवर्तन में निम्नलिखित दो सिद्धांत होते हैं। पहला आपका रेखीय सिद्धांत होता है, दूसरा आपका चक्रीय सिद्धांत होता है। चक्रीय सिद्धांतकारों में लिपसेट, स्प्लेंगर, पेरेटो, टाइनबी तथा सोरोकिन आते हैं, जबकि मार्क्स, काफ्ट, वेबलर, स्पेंसर आदि रेखीय सिद्धांत कारक है। यानी आपका रेखीय सिद्धांत कारक और चक्रीय सिद्धांत कारक ये दोनों सामाजिक परिवर्तन हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उक्त दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्गों का आरक्षण दिया गया था। पहला ऑप्शन है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को, दूसरा महिलाओं को, तीसरा है दोनों को या उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान में रखेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा संविधान में एक नया भाग जो कि भाग आपका 9 है और नई अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायत राज व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायत राज्य संस्थाओं के मूल स्थान में 1/3 स्थान किसका है, 1/3 स्थान 1/3 हिस्सा जो है वो महिलाओं का है। ठीक है, 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए उनको जनसंख्या के अनुपात पर स्थान आरक्षित होंगे। यदि प्रदेश सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है। ये बात ध्यान रखना, यानी कि दोनों पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षण की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वजन पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग सभी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक असमानता का, दूसरा है भ्रष्टाचार का, तीसरा है सफ़ेद पोष अपराध का और चौथा है संघर्ष का। तो 32 का भी बिल्कुल सही है दोस्तों। स्वजन पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग जो होता है हमारा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के ये सभी उदाहरण होते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान में रखेंगे इसको। पहला ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र में, दूसरा है कृषि क्षेत्र में, तीसरा है व्यापारिक क्षेत्र में या चौथा है सेवा क्षेत्र में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 33 का बी, बिल्कुल सही है, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और जब यहाँ पे अगर बेरोजगारी पाई जाती है उसको हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी इसमें क्या होता है, बेरोजगारी का जो अस्तित्व होता है श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात का निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 34 है, संस्कृत के हस्तांतरण का मुख्य कारक है। जो संस्कृत के हस्तांतरण का मुख्य कारक क्या होता है, समाज, विद्यालय, समुदाय या परिवार। तो दोस्तों बिल्कुल सही आप गेस लगा रखे हैं। परिवार जो होता है हमारा ये क्या होता है, संस्कृत हस्तांतरण का जो है प्रमुख कारक होता है। परिवार सामाजिक संरचना की एक मौलिक इकाई होती है। अंग्रेजी शब्द जो फैमिली होता है, सब फैमिली जो शब्द है दोस्तों लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीवन भर के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान एक साथ चलने वाले व्यक्तियों के समूह। ध्यान में रखेंगे क्या है उसका अर्थ, जीवन भर के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान एक साथ चलने वाले व्यक्तियों का समूह, ये फैमिली का अर्थ होता है। इसका लैटिन शब्द होता है, लैटिन भाषा
उसका अर्थ ये होता है। यह जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संबंधों से एक दूसरे से बंधे व्यक्तियों के समूह को संदर्भित करता है। प्रश्न नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 35। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए का, दूसरा है विटामिन विटामिन सी का, और तीसरा है विटामिन डी, और चौथा ऑप्शन है विटामिन बी का। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे, केला जो है आपका विटामिन बी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। ध्यान में रखेंगे, केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 जो होता है 33% पाया जाता है। केला विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत होता है। इसके साथ केले में विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। ध्यान में रखेंगे इंपॉर्टेंट क्या होता है, केले में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, इसमें लोहा, Fe, फास्फोरस, P, उसके साथ साथ आपका विटामिन ए पाया भी जाता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन B6। ठीक है, ये कितना पाया जाता है, 33% पाया जाता है। उसके बाद इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। इसमें लोहा, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन B6 सबसे अधिक मात्रा में, और विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर इसका चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, विटामिन B6। सामान्यतः अगला प्रश्न है, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है कार्सिनोमा, दूसरा है ल्यूकेमिया, तीसरा है मायोलोमा, और चौथा है लिम्फोमा। तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें जो कार्सिनोमा होता है दोस्तों, कार्सिनोमा है क्या है, इसको नहीं वर्गीकृत करते हैं रक्त कैंसर के रूप में। कार्सिनोमा क्या है कि ये घातक ट्यूमर है जो मानव त्वचा के आंतरिक अंगों और उपकलाव कोशिका को प्रभावित करता है। ये ऊतक संरचना में जहाँ भी शामिल होते हैं वहाँ ट्यूमर विकसित होता है। कार्सिनोमा के प्रमुख कारण मानव शरीर में हार्मोन्स असंतुलित, वंशानुगत गड़बड़ी, एक निश्चित वायरस के साथ संक्रमण और औद्योगिक कैंसर जन प्रमुख हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 36 का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 37। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकी जीव काला अजार नामक रोग का कारण है? एक कोशिकीय जीव होता है और काला अजार नामक के रोग का कारण होता है। पहला ऑप्शन है एस्केरिस, दूसरा है लैशमेनिया, तीसरा है यकृत पैड़ाब, और चौथा है फीता कृमि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसको हम कहते हैं लैशमेनिया। ठीक है, लैशमेनिया जो होता है एक कोशिकीय जो होता है जो कि काला अजार के नामक रोग का वाहक होता है, कारण होता है। ये प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी मुख्यतः रूप से रेटिकुलो एंडोथेलियम प्राणी को संक्रमित करता है तथा यह अधिकता में अस्थिमज्जा, तिल्ली या यकृत में पाया जाता है। जो हमारे आरबीसी का निर्माण होता है रेड ब्लड सेल का आरबीसी का, वो कहाँ पे होता है, अस्थिमज्जा में होता है। ध्यान में रखेंगे अस्थिमज्जा में होता है, और इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है, भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है 38। क्षय रोग जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ के कारण, दूसरा विषाणु के कारण, तीसरा जीवाणु, और चौथा है कवक। प्रोटोजोआ के कारण 4 आप रोग याद कर लीजिएगा, पायरिया, मलेरिया, निद्रा रोग, और एक आपका एक और याद नहीं आ रहा, बता देंगे अभी। फिलहाल 3 याद करिए, पायरिया, मलेरिया, और उसके बाद निद्रा रोग, और एक कोई और है ध्यान में नहीं आया, उतर गया अभी। विषाणु की बात करते हैं तो विषाणु से आपका होता है कोरोना वायरस, सबसे ज़्यादा जानते हैं। आपका पोलियो होता है, उसके बाद आपका खसरा होता है, और जो चेचक होता है, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, स्मॉल पॉक्स होता है। ये सब विषाणु की वजह से होने वाले रोग हैं। और रेबीज़ होता है, रेबीज़ का टीका लगता है, ये भी विषाणु से होता है। जीवाणु की बात करते हैं तो जीवाणु से बैक्टीरिया से होने वाले रोग आपके डिप्थीरिया है, काली खांसी है, ज्वार है, टाइफाइड है, ये सब कहीं ना कहीं जीवाणु से होने वाले रोग है। कवक से होने वाला है गंजापन, फीता कृमि, उसके बाद आपको दाद हो जाता है, ये सब स्किन से जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं सब कवक की वजह से होता है। इसमें पूछ रखा है क्षय रोग किससे होता है? ध्यान में रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये जीवाणु के कारण होता है। टीबी, तपेदिक, डिप्थीरिया, ये कहीं ना कहीं आपके
और उसका जो बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं, जो जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, सिस, इसका पूरे बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या करता है कि फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिसमें आप देखते होंगे सांस लेने में दिक्कत होती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर से अपनाइए, दवा लीजिए। और जो बैक्टीरिया आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, भारत में जो टीबी है कितने 2025 या 2030 में इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। इसका लक्ष्य रखा गया है, तो कौन सा सन में 2025 रखा गया है, 2030 रखा गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। प्रश्न नंबर 39 है, गर्भावस्था के दौरान उदर के निचले भाग में बनने वाली सफ़ेद धारियाँ कहलाती हैं। ध्यान में रखेंगे, जो पेट होता है, उदर को हम हिंदी में पेट कहते हैं, जो पेट के निचले हिस्से में आप देखते हैं सफ़ेद धारियाँ बन जाती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, गर्भावस्था के दौरान। पहला इसको बोलेंगे गर्भावस्था नकाब, इसको कहेंगे। दूसरा है लीनिया नाइग्रा बोलते हैं, जिसको बोलता है स्ट्राई ग्रेविडेरम बोलते हैं, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, आपने भाई बिल्कुल सही सोचा। इसको स्ट्राई ग्रेविडेरम कहते हैं, ठीक है, जो सफ़ेद रंग की घड़ियाँ होती है उसको स्ट्राई ग्रेविडेरम कहते हैं। ये गर्भावस्था के दौरान आमतौर पर पेट पर होती है, लेकिन यह स्तनों, जांघों, कोल्हों के निचले हिस्से पर देखने को मिलती है। ये स्ट्रेच मार्क हार्मोन्स परिवर्तन के कारण प्रभावित होते हैं। गर्भावस्था के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली क्रीम जैसे कि एंट्री स्ट्रेच, ठीक है, इसका नाम है, इसका जो दवा होती है, इसका कौन सी दवा होती है उसको लिख लीजिए आप, उसका नाम है दवा का नाम लिख लीजिएगा एंटी स्ट्रेच, ठीक है, एंटी स्ट्रेच मार्क्स क्रीम खिंचाव के निशान को रोकती है। अगर आप इस दवा का इस्तेमाल करते हैं, इस ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, तो जो खिंचाव यंत्र बनता है उसको ये रोक सकती है, उसको ये आप लगा सकते हैं। उसका नाम होता है एंटी स्ट्रेच मार्क्स, इसकी दवा का नाम है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है, विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया। विकास और प्रगति क्या होता है, इसके बीच में जो उसने भेद को प्रस्तुत किया उसके नाम क्या है। पहला ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, दूसरा है ई दुर्खीम, चौथा टीबी बाटोमोर, चौथा एल टी हाब हाउस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, टीबी बाटोमोर, ठीक है। अगर बात करते हैं समकालीन ब्रिटिश समाजशास्त्री थे टॉम बाटोमोर, पूंजीवादी और समाजवाद दोनों के बीच में अपने अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए जाने जाते थे। ये लेखक एवं संपादक के रूप में टॉम बाटोमोर ने मार्क्सवाद और मार्क्सवादी समाजशास्त्र की महत्ता को समाजशास्त्रियों के समझाने के में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बाटोमोर का सबसे बेहतरीन कार्य विकास और प्रगति के बीच भेद प्रस्तुत करना था, और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि विकास अलग होता है और आपका प्रगति अलग होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 41 है, अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है। अगर हमारा जो जल है अशुद्ध हो, भोजन हमारा अशुद्ध हो, तो कौन सा रोग हो सकता है। पहला ऑप्शन है क्षय रोग, दूसरा है चेचक, तीसरा हैजा, या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर अशुद्ध जल पीते हैं तो कहीं ना कहीं हमको हैजा हो सकता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 42 है, गर्भावस्था का योनि के संबंध में आगे की तरफ झुके होने का कहा जाता है। पहला ऑप्शन है एंटेफ्लेक्सियन, दूसरा है प्लांटर फ्लेक्सियन, तीसरा है एंटेवर्जन और चौथा है डार्सीफ्लेक्सियन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, इसको बोलते हैं एंटेवर्जन। क्या बोलते हैं, गर्भावस्था स्त्री जननांग है जिसका आकार नाशपाती के जैसी होती है। गर्भावस्था का चौड़ा भाग ऊपर फंडस तथा पतला भाग जो होता है नीचे, जिसको स्तम्स कहा जाता है। गर्भावस्था के योनि के संबंध में कुछ आगे की तरफ झुका होने को एंटेवर्जन कहते हैं, अर्थात गर्भावस्था का झुकाव आगे की ओर होने पर उसे एंटीवर्टेड तथा पीछे की तरफ होने पर उसको रेट्रोवर्टेड कहा जाता है। अगर आगे की तरफ झुकाव तो उसको एंटीवर्टेड कहेंगे, और यदि पीछे की तरफ झुकाव तो उसको रेट्रोवर्टेड के नाम से जानेंगे।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल का सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 43 है, एब्रप्शन प्लेसेंटा की उपस्थिति को संदर्भित करता है। एब्रप्शन जो होता है प्लेसेंटा की स्थिति को संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन है प्रसव पूर्व रक्तस्राव, दूसरा है प्रसव पश्चात रक्तस्राव, तीसरा है गर्भपात और चौथा है नीचे लेटी हुई नाल। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। प्रसव पूर्व रक्तस्राव जो होता है एब्रप्शन प्लेसेंटा की स्थिति को संदर्भित करता है। इसमें थोड़ी बात ध्यान रखने वाली होती है। प्रसव जो पूर्व रक्तस्राव होता है उसको क्या कहते हैं? जननांग में रक्त का प्रवाह होना प्रसव से पूर्व 20 से 24 हफ्ते की स्थिति में उत्पन्न विकार प्लेसेंटा गर्भावस्था में अलग भी हो सकता है। दूसरा है प्रसव पश्चात रक्तस्राव। अगर प्रसव पश्चात रक्तस्राव हो रहा है तो इसमें ध्यान रखना है प्रसव के बाद सामान्य से अधिक रुधिर का स्राव होना, ये आपका प्रसव के पश्चात स्राव हो सकता है, न कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी। तीसरा गर्भपात, 20 सप्ताह से पहले भ्रूण का समाप्त हो जाना या स्वतः एवं कृत्रिम दोनों रूप से हो सकता है। प्लेसेंटा का नीचे आना, प्लेसेंटा का गर्भाशय के निचले स्तर में आ जाना या स्थिति जो होती है प्लेसेंटा प्रीविया कहलाती है। ध्यान में रखेंगे अगर प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले स्तर में आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, मल्टीपैरा में प्रसव की प्रोपल्सिव अवस्था होती है। मल्टीपैरा में प्रसव की जो प्रोपल्सिव अवस्था होती है, पहला ऑप्शन है 10 मिनट की, दूसरा 20 मिनट की, तीसरा है 40 मिनट की और चौथा 1 घंटे की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, 20 मिनट की। इसमें प्रोपल्सिव जो अवस्था होती है वो 20 मिनट की होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान में से सुनिएगा। प्रोपल्सिव अवस्था पूर्ण विचलन से शुरू होती है जो पेशी से तल तक के भाग तक फैला है और निष्कासन चरण मात्र के प्रयासों के प्रभावित होता है और शिशु की डिलीवरी के साथ समाप्त होता है। प्रोपल्सिव अवस्था को औसत अवधि होती है वो हमारी 10 से लेकर 10 मिनट और मल्टीपैरा में 20 मिनट हो सकती है। 10 से लेकर 20 यानी मैक्सिमम मान सकते हैं 20 मिनट। 20 भी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 45 है, एडीटीए कैल्शियम आकलन के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है? पहला ऑप्शन है यह कैल्शियम को नष्ट कर देता है, दूसरा कैल्शियम को बांधता है और स्कंदन के लिए आवश्यक है, तीसरा कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देता है या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कैल्शियम को बांधता है और स्कंदन के लिए आवश्यक है, इसलिए ये उपयुक्त नहीं होता है। एडीटीए का जो फुल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं एथाइलिन डायनामेट टेट्रासिड एसिड होता है, ठीक है। एडीटीए एक रसायन है जो कि क्रोमियम, लोहा, सीसा, पारद, तांबा, कैल्शियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम जैसे खनिज और धातुओं को बांधता है, धारण करता है। जब ये बंधे होते हैं तो शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रश्न नंबर 46 है, किंडरगार्टन का जनक कौन है? पहला ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, दूसरा है रूसो, तीसरा ऑप्शन है लॉक और चौथा ऑप्शन है फ्रोवेल। ठीक है, किंडरगार्टन की बात किया जा रहा है। जैसे आप केजी पढ़ते हैं, केजी में एलकेजी और यूकेजी, यही होता है। के का मतलब होता है किंडर और जी का मतलब होता है गार्डन होता है। ये इसका यानी कि एलकेजी और यूकेजी में इसके जो इस शब्द के जो जनक थे वो कौन थे आपको बताना है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, फ्रोवेल साहब ने किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता या फ्रोवेल माने जाते हैं। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान या बच्चों का एक छोटा स्कूल होता है जहां बच्चों को चटाई बुनने, मिट्टी की मूर्तियां बनाने, संस्कृत कार्यक्रम व गाने सिखाए जाते हैं। इसमें शिक्षण कार्य अधिकांश महिलाओं द्वारा किया जाता है। जिसमें शिक्षण कार्य होता है दोस्तों अधिकांश महिलाओं द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों को मिट्टी में खेलने, मिट्टी की मूर्ति बनाने, उसको चढ़ाई बुनने के लिए सिखाया जाता है। ये बच्चों का क्या होता है, उद्यान माना जाता है, बच्चों का उद्यान होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसके जन्मदाता कौन थे? फ्रोवेल साहब थे। प्रश्न नंबर 47 है, पियाजे की कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है। पियाजे का जो कंजर्वेशन परीक्षण था किसको प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग को, दूसरा है
सिविलिटी ऑफ मेंटल ऑपरेशन को, तीसरा है चेंज फ्रॉम परसेप्चुअल टू लॉजिक जजमेंट या उपरोक्त सभी। तो 47 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है, कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग को। जो पियाजे के कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है, किसको करता है, कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग को। प्रश्न नंबर 48 है, प्रौढ़ावस्था में प्रकुंचन दाब होता है। जो प्रौढ़ावस्था की बात होती है, जो प्रकुंचन दाब होता है, प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है दोस्तों, उसकी रेंज कितनी होती है इन एडल्टहुड में, यानी प्रौढ़ावस्था में। उससे जो हम देखते हैं तो हमारा जो होता है सामान्य जो होता है वो 120 मैक्सिमम और 80 मिनिमम होता है, mmg, ठीक है। वही प्रेशर की बात करता है, सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है। लेकिन जो प्रौढ़ावस्था में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कम होने लगती हैं। तो कितनी हो जाती है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 110 से 120 के आसपास हो जाती है, 125 के आसपास रहती है। प्रकुंचन की बात करता है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने का एक कारण है। पहला ऑप्शन है दैनिक जीवन में पलायन, दूसरा है माता पिता का दबाव, तीसरा है आनंददायक भावनाएं और चौथा है कुछ अवैध करने का रोमांच। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आनंददायक भावनाएं। किशोरावस्था द्वारा औषध का उपयोग करने का एक कारण है कि आनंददायक भावनाएं। किशोरावस्था द्वारा औषध का इस्तेमाल करने से उसके शरीर में जाकर यह नुकसान पहुंचाता है और उन्हें इसकी आदी बना देता है, जो कि बहुत नुकसानदायक होता है। किशोरावस्था नशीली दवाओं का तीव्र मादक प्रभाव जो है कि आत्महत्या होने की संभावना बढ़ जाती है। अल्कोहल यानी शराब का दुरुपयोग करने वाले किशोरों में 4 आत्महत्याओं में से 1 आत्महत्या शराब के दुरुपयोग करने से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगभग 30% आत्महत्याएं शराब के दुरुपयोग से संबंधित होती हैं। प्रश्न नंबर 50 है, नवजात शिशु का प्रथम आहार क्या होता है। पहला ऑप्शन है शहद, दूसरा है जल, तीसरा माँ का दूध और चौथा है गाय का दूध। ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा था। माँ का जो दूध होता है दोस्तों शिशु का प्रथम आहार होता है। ध्यान में रखेंगे, जो एक नवजात शिशु होता है उसको माँ का पहला दूध देना चाहिए। यह प्रकृति की एक अद्भुत देन है। जिस समय शिशु जन्म लेता है तो माता का दूध पतला होता है ताकि बच्चा उसे आसानी से पचा सके, क्योंकि उस समय शिशु के पाचन अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। माता के दूध में लगभग सभी पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। शिशु की जो क्रीपर आयु होती है वो, अगला प्रश्न है, शिशुओं की क्रीपर आयु कब से कब मानी जाती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 8 से 9 महीना, दूसरा है 2 से 4 महीना और तीसरा है जन्म से 4 महीना या 2 से 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशुओं की जो क्रीपर आयु होती है 2 से 4 माह के बीच की मानी जाती है। ध्यान में रखेंगे 2 से 4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 52 है, नवजात शिशु के जन्म के समय औसत ऊंचाई होती है। पहला ऑप्शन है 17 से 21 इंच, दूसरा है 19 से 24 इंच, तीसरा है 11 से 17 इंच और चौथा है 27 से 29 इंच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसमें है जो नवजात शिशु की औसतन ऊंचाई मानी जाती है 17 इंच से लेकर के आपकी 21 इंच के बीच मानी जाती है। प्रश्न नंबर 53 है, जब संक्रामक रोग एक समय में एक स्थित सीमित क्षेत्र में फैलता है तो क्या कहलाता है, महामारी, दूसरा है विश्वमारी, तीसरा है स्थानिक और चौथा है विकीर्ण। तो इसका राइट आंसर का स्थान, अगर स्थान पे फैल रहा है तो दोस्तों उसको हम स्थानिक कहते हैं। स्थानिक क्षेत्र में बोलता है तो उसका स्थानिक कहा जाता है, लेकिन अगर पूरा विश्व फैल जाता है तो उसको महामारी कहते हैं। जैसे कि कोरोना आपका एक महामारी था, कोरोना ध्यान में रखेंगे, जो कोरोना था वो महामारी था, पूरे विश्व को चपेट में लिया था, इसलिए उसको हम महामारी कहते हैं, पैंडेमिक, विश्वमारी। ध्यान में रखेंगे 3 शब्द यहाँ पे होता है, एक पैंडेमिक होता है, एक एपिडेमिक होता है और चौथा है एंडेमिक होता है। ठीक है, एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक। पेंडेमिक हमारा क्या होता है, विश्वमारी होता है, और दूसरा होता है एपिडेमिक जो होता है, एपिडेमिक हमारा महामारी होता है, जबकि एंडेमिक जो होता है हमारा स्थानिक होता है। 3 ध्यान में रखेंगे, एंडेमिक होता है ये आपका क्या है, महामारी, एपिडेमिक है, ठीक है, ये क्या है, पेंडेमिक है, और ये क्या होता है, एंडेमिक है, ANDEMIC। प्रश्न नंबर 54 है, जीविकापार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री के धन है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है कौटिल्य का, दूसरा है हेनरी मेन का, तीसरा है व्यास का, उसमें से कोई नहीं। जीविकापार्जन के साधन और आभूषण आदि क्या है, स्त्री के धन होते हैं। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दोस्तों, हेनरी मेन का ये शब्द है
इन्होंने बोला था कि जो जीविकोपार्जन होता है, जीविकोपार्जन के जो साधन है वो आभूषण आदि स्त्री धन है। प्रश्न नंबर 55 है, सन 1929 के किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा है हरविलास शारदा और जिसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आप दोस्तों, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था। लड़कियों की जो विवाह की उम्र थी 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक तय की गई और बाद में लड़कियों की जो उम्र थी 18 वर्ष से लेकर के लड़कों की जो उम्र, लड़कियों की उम्र जो थी 18 वर्ष से और लड़कों की उम्र जो थी 21 वर्ष कर दिया गया। इससे जो प्रयोजक थे हरविलास शारदा थे, जिनके नाम पर इसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, हरविलास शारदा। प्रश्न नंबर 56 है, भारत में दहेज विरोध कानून कब पारित हुआ? दहेज विरोध की बात किया जाता है, पहला ऑप्शन है 1955 में, दूसरा है 1961 में, तीसरा 1957 और चौथा 1959। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1961 में भारत में दहेज निरोध कानून पारित हुआ था और ये भारत सरकार द्वारा लागू कर दिया था 1961 में। प्रश्न नंबर 57 है, मातृ प्रसव पद का इस्तेमाल गर्भावस्था के 2.5 सप्ताह के बाद किया जाता है। मृत प्रसव पद का इस्तेमाल, पहला ऑप्शन है 28, दूसरा है 20, तीसरा है 30 और चौथा है 36। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 28 सप्ताह के बाद इसको किया जाता है। प्रश्न नंबर 58 है, प्रसव का कौन सा चरण गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव से शुरू होता है तथा बर्थ कैनाल में भ्रूण निष्कासन के साथ समाप्त हो जाता है? तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, 3 चरण होते हैं गर्भावस्था के होता है, जिसमें क्या होता है पहला चरण में गर्भग्रीवा होती है, पतली हो जाती है, सिकुड़ जाती है। दूसरे में गर्भग्रीवा जो होता है वो फैल जाता है, उस ये हमारा दूसरा चरण कहलाता है। और तीसरा होता है वहाँ पे प्रसव का निष्कासन होता है, प्रसव पूरी तरीके से हो चुका होता है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा चरण गर्भावस्था ग्रीवा को पूर्ण फैलाव के लिए है, तो यानी क्या दूसरा चरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका है। 3 चरण होते हैं प्रसव के। प्रश्न नंबर 59 है, मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीकी है? पहला ऑप्शन है एंथ्रोपोमेट्री यानी कि मानवमितीय, दूसरा है क्लिनिकल जिसको है नैदानिक विधि कहते हैं, जो तीसरा है जैव रासायनिक विधि जिसको बायोकेमिकल विधि कहते हैं और चौथा है आहारी सर्वेक्षण। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। मनुष्य द्वारा जो होता है दोस्तों, मनुष्य द्वारा जो एंथ्रो, उसको हम एंथ्रो के नाम से जानते हैं। एंथ्रो शब्द आएगा तो समझ लीजिए ये मनुष्य के मानवीय वित्तीय है, मानव के कारण होने वाला आयाम है, इसकी मापन इसके माध्यम से की जाएगी। प्रश्न नंबर 60 है, मोनेज में डैश पाइसी कारक का प्रयोग होता है? मोनेज, पहला ऑप्शन है ग्लोबोबिन, दूसरा है सेलुलोज, तीसरा है सोया प्रोटीन और चौथा है लेसिथिन। ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लेसिथिन। क्या ऑप्शन क्या होता है? लेसिथिन होता है। मोनेज में लेसिथिन पाइसीकारक यानी कि इमल्सिफायर का प्रयोग होता है। लेसिथिन अंडे की जर्दी और पौधों एवं पशुओं कोशिकाओं में पाए जाने वाले वसा के चयापचय के लिए जरूरी एक पीला फास्फोलिपिड कमजोर रूप में एक पाइसीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 61 है, वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है? वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाता है? पहला ऑप्शन है विलेय, दूसरा है विलायक, तीसरा है पारगम्यता, चौथा है अर्ध पारगम्यता। वह तरल जिसमें घोल में पदार्थ होता है, वह तरल जिसमें घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, उसे हम बोलते हैं दोस्तों विलेय। ध्यान में रखेंगे, हम ध्यान के इसको बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए चीनी और पानी का घोल इसमें है, ठीक है, चीनी मिला दिया और पानी मिला दिया, ठीक है, एक घोल बनाया, इसको हम सोल्यूशन बोले, इसको हम शरबत बोला गया। तो ये जो हमारा होगा पूरा होता है हमारा ये बिलियन होता है, इसको हम बिलियन कहते हैं, जो पूरा इसको हम इंग्लिश में सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारा जो कम मात्रा में सब चीनी हमने कम मात्रा में डाला होगा, पानी ज़्यादा लिया होगा, तो चीनी जो कम मात्रा में तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिलिय बोलते हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है सॉल्यूट, ठीक है, बिलेय या सॉल्यूट बोलेंगे। उसके बाद जो पानी जो दूसरा माध्यम रहता है, पानी अगर ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा मात्रा रहती है उसको विलायक कहते हैं,
विलायक, सॉल्वेंट, विलायक और विलेन। विलेन क्या, पूरे मिश्रण को हम विलेन बोलेंगे, जिसकी मात्रा कम होती है विले बोलते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक बोलते हैं। 3 शब्द ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 62 है, दालों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 10 से 15%, दूसरा है 20 से 25%, तीसरा है 25 से 40% और चौथा है 5 से 10%। ध्यान में रखेंगे जो दालों में प्रोटीन की मात्रा लगभग होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 20 से 25% में दालों में प्रोटीन पाया जाता है। और दालों के अंतर्गत आपको पता है मसूर है, मूंग है, उड़द, चना, लोबिया, चावल, अरहर, मटर आदि दालों का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रोटीन की उच्चतम मात्रा पाई जाती है और इसमें दालों में अधिकतम लाइसिन तथा थ्रियोनिन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है जैम, दूसरा है जेली, तीसरा अचार और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। जो रसाकर्षण का सिद्धांत होता है कहीं ना कहीं सबके लिए उपयुक्त किया जाता है, जैम, जेली और अचार के लिए। प्रश्न नंबर 64 है, तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियों पर नियंत्रण विशेषता है। पहला ऑप्शन है नवजात अवस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा प्रारंभिक अवस्था और चौथा उत्तर बाल्य अवस्था। तीव्र वृद्धि किस अवस्था में होती है? तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। शैशवावस्था में आपको देखने को मिलेगा मांसपेशियों में नियंत्रण विशेषता पाई जाती है तीव्र वृद्धि दर की। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किसने गाइट्रोजेनिक घटके नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसमें जो होती है गाइट्रोजेनिक घटके नहीं होती है? पहला है पालक में, दूसरा है बंद गोभी में, तीसरा है फूलगोभी में और चौथा है शलजम में। तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो शलजम में जो होती हैं गाइट्रोजेनिक घटके नहीं पाई जाती हैं। गाइट्रोजेनिक घटके मुख्यतः क्रूसीफेरस कुल की सब्जियां जैसे कि बंद गोभी, फूलगोभी, पालक, ब्रोकली, भिंडी आदि में पाई जाती हैं। गाइट्रोजेनिक ऐसे हानिकारक पदार्थ होते हैं जो थायराइड ग्रंथि में उपस्थित आयोडीन का अवशोषण कर थायराइड हार्मोन की क्रियाविधि को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं, जिससे घेंघा रोग जैसे उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान में रखेंगे जो फूल गोभी होता है, बंद गोभी होता है, पालक होता है, कहीं ना कहीं इसमें क्या होती हैं गाइट्रोजेनिक घटके पाई जाती हैं, और जबकि हमारा शलजम में ऐसा नहीं होता है। और गाइट्रोजेनिक जो होती है हमारी जो आयोडीन रहता है हमारे शरीर का उसको अवशोषण कर लेती है, और क्योंकि जो थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है आयोडीन उसको अवशोषण कर लेती हैं। कहीं ना जब ये अवशोषित ज़्यादा कर लेंगे तो हमें घेंघा रोग जैसा बीमारी हो सकती है। प्रश्न नंबर 66 है, गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जाता है। पहला ऑप्शन है 60 कारकों में, दूसरा है 120 कारकों में, तीसरा है 68 कारकों में, चौथा है 220 कारकों में। ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 120 कारकों में गिलफोर्ड के अनुसार मानव बुद्धि को 120 कारकों में विभाजित किया जाता है। अर्थात गिलफोर्ड के अनुसार मनोबुद्धि संरचनात्मक विज्ञान होता है जिसमें 3 आयाम होते हैं, संचालन, उत्पादन और विषय वस्तु। संचालन, उत्पादन और विषय वस्तु जिनके 3 आयाम माने गए हैं। प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा दोष नहीं है? पहला ऑप्शन है लिपसिंग, दूसरा है स्टर्टिंग, तीसरा है स्टैमरिंग और चौथा है क्यूइंग। इसमें पूछ रहा है भाषा दोष कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्यूइंग भाषा दोष नहीं है। यदि बालक अपने स्वर तंत्रों पर नियंत्रण नहीं रखता है तो उसे भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है। भाषा दोष मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ध्वनि परिवर्तन, दूसरा अस्पष्ट उच्चारण। ध्वनि में अगर परिवर्तन होता है, सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं या अस्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं भाषा दोष होता है। जबकि हमारा जो क्यूइंग होता है, क्यूइंग करने से भाषा दोष नहीं होता है। भाषा दोष के अंतर्गत आपका लिपसिंग आता है, स्टार्टिंग आता है, स्टैमरिंग शामिल किया जाता है। स्टार्टिंग, लिपसिंग और स्टैमरिंग ये तीनों शब्द जो है भाषा दोष के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जबकि क्यूइंग जो होता है आपका भाषा दोष के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 60 है, ज़्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में 2 शब्दों के वाक्य को बोलना शुरू करते हैं? पहला ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष के महीने, दूसरा है 12 से 15 महीने, तीसरा है 15 से 18 महीने, चौथा है 18 से 24 महीने। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 18 से 24 महीने के जो बच्चे होते हैं वो 2 शब्द का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। प्रश्न नंबर 69 है, विकास के सभी क्षेत्र होते हैं एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे पर निर्भर, वातावरण से प्रभावित और मानसिकता से प्रभावित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विकास के जो सभी क्षेत्र होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रश्न नंबर 70 है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए, कब देनी चाहिए? जो हेपेटाइटिस से बी होता है उसके वैक्सीन की तीसरी खुराक कब देनी चाहिए? दोस्तों पहला ऑप्शन है पहली खुराक के 2 माह बाद, दूसरा है दूसरी खुराक के 3 माह बाद, तीसरा है पहली खुराक के 5 माह बाद और चौथा है पहली खुराक के 6 माह बाद। वैक्सीन की तीसरी खुराक कब देनी चाहिए?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। पहली खुराक के 6 माह बाद आपको तीसरी खुराक देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 71 है, इम्यूने ग्लोबुलिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी होता है, इसमें से क्या है? पहला है इगम, दूसरा है इगमी, तीसरा है इगम जी और चौथा है IgD, इगम डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसको हम जो होता है वो क्या होता है EIG, ऑप्शन नंबर डी बी बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न नंबर 72, भारत 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं, यह कौशल एक कैसा है? जो 5 वर्ष का जो बालक होता है दोस्तों, कैंची से किसी कागज को सीधी काट सकता है, यह कौशल कैसा कहलाता है? पहला है स्थूल क्रियात्मक कौशल, दूसरा है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, तीसरा है तकनीकी कौशल, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। इसको हम बोलेंगे सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। 5 वर्ष का जो बालक होता है कैंची से सीधी रेखा में काटने योग्य हो जाता है, यह कौशल जो होता है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत माना जाता है। इसमें क्या होता है विकास से को चालक विकास, गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। विकास से जो होता है क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हाथ पैर एवं शरीर के अन्य भाग शामिल होते हैं। मांसपेशियाँ एवं समन्वय गति उनकी शक्ति निहित होती है। प्रश्न नंबर 73, इससे एक भावना है डैश किसकी है? जन्मजात की, दूसरा अतिरिक्त की, सकारात्मक या नकारात्मक। इससे किसकी भावना है? नकारात्मक होती है, जन्मजात होती है, अतिरिक्त होती है या सकारात्मक होती है? तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर 73 का डी बिल्कुल सही है। इससे क्या होती है? एक नकारात्मक भावना होती है। प्रश्न नंबर 74 है, शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। पहला ऑप्शन है जन्म लेने के प्रति 100 शिशु के आधार पर, दूसरा है जन्म लेने वाले 1000 शिशु के प्रति आधार पर, तीसरा है विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर, चौथा है जन्म एवं मृत्यु संख्या के अंतर के आधार पर। दोस्तों ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर 74 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर मृत्यु दर की गणना की जाती है। प्रश्न नंबर 75 है, भारत के जन्म के पश्चात पहला माँ का दूध जो शिशु उन्मुक्ति देता है वह है सीरम कोलेस्ट्रम, तीसरा है कोलेस्ट्रॉल, चौथा है ऑक्सीटोसिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसको बोलेंगे कोलेस्ट्रम। जो बालक के जन्म के पश्चात माँ का पहला दूध होता है, बच्चों को उन्मुक्ति देता है, उसका नाम होता है कोलेस्ट्रम। क्या होता है? कोलेस्ट्रम। ये क्या है? शिशु के जन्म के 2-3 दिन तक माँ के स्तनपान में गाढ़ा पीला पदार्थ निकलता है जिसको कोलेस्ट्रम खाते हैं। जो गाढ़ा पीला पदार्थ होता है उसको हम कोलेस्ट्रम खाते हैं। कोलेस्ट्रम नवजात शिशु के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है तथा शरीर में पाचक के एंजाइमों को उत्तेजित भी करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, साथ ही साथ जो शरीर के पाचक एंजाइम्स होते हैं उनको भी उत्तेजित करता है। प्रश्न नंबर 66 है, संस्थाएं जो 2 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को संरक्षता व देखभाल करती है उन्हें क्या कहते हैं? 2 वर्ष से कम बच्चों की जो संरक्षण करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, उनको क्या कहते हैं? पहला है क्रेच, दूसरा है बालवाड़ी, तीसरा है शिशु स्कूल जिसको धय घर बोलते हैं या रिमांड घर बोलते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 76 का ए बिल्कुल सही है। इसको हम क्रेच के नाम से जानते हैं। क्या नाम थे दोस्तों? क्रेच के नाम से जानते हैं। ऐसी संस्थाएं 2 से कम वर्ष के बच्चों को संरक्षण प्रदान करती हैं, उसका देखभाल करती हैं, उसको हम क्रेच के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये संस्था होती है सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिनमें क्या होता है गरीब माँ बाप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं और वे अपने बच्चे को घर के बजाय इन संस्थाओं में छोड़ देते हैं तथा फिर शाम को ले जाते हैं। क्रेच की बात करती है तो उसकी जो उम्र होती है 1 से 2 वर्ष के शिशुओं के देखभाल के लिए एक सार्वजनिक स्थान है जहाँ पे शिशुओं के पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है। बालवाड़ी की बात करते हैं तो बालवाड़ी में 2.5 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और बच्चों को पोषक पदार्थ दिया जाता है। रिमांड घर की अगर बात करते हैं तो रिमांड घर में इसको सुधार गृह भी कहते हैं, जो कि 12 से 18 वर्ष तक के किशोरों को रखा जाता है। ये रिमांड घर कहलाता है। इसमें उम्र होती है 12 से 18। प्रश्न नंबर 77 है, प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं? पहला ऑप्शन है स्वाभाविक प्रसव, दूसरा कृत्रिम प्रसव, इसमें या इंस्ट्रूमेंटल प्रसव या जटिलतापूर्ण प्रसव। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही सोचा है। इसको हम कहते हैं स्वाभाविक प्रसव। जो हमारा प्राकृतिक प्रसव होता है हम स्वाभाविक प्रसव के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है बिना स्त्री जो होती है अपने गर्भावस्था में रखने के बाद बिना जो बच्चे होते हैं उसको बिना किसी परेशानी के जन्म देती है। लगभग 80 से 85% महिलाओं को सामान्य प्रसव होने की संभावना होती है, परंतु कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है जब माँ बच्चे की जान को खतरा आता है तो उसमें क्या होता है सर्जरी करना
पड़ता है या गर्भाशय को काटकर शिशु को बाहर निकाला जाता है। प्रश्न नंबर 78 है, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डैश से ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। जो प्रथम माह होता है डैश ट्राइमेस्टर, प्रथम ट्राइमेस्टर या आरंभिक ट्राइमेस्टर या तृतीय ट्राइमेस्टर या अंतिम ट्राइमेस्टर कहलाता है। दो उत्तर ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसमें, इसको हम कहते हैं प्रथम ट्राइमेस्टर कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, 8वें हफ्ते में जन्म तक 8वें हफ्ते से जन्म तक का जो भ्रूण कहलाता है, 8वें हफ्ते से लेकर के जन्म तक का जो भ्रूण होता है क्या कहलाता है? फेटस कहलाएगा, भ्रूण कहलाएगा, युग्मनज कहलाएगा या अंड कहलाएगा। तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। 8वें हफ्ते के जन्म तक जो भ्रूण होता है उसको हम फीटस कहते हैं। क्या कहते हैं? फीटस के नाम से जानते हैं। यह एम्ब्रियो भ्रूण के बाद आता है। यह क्या होता है? एम्ब्रियो भ्रूण के बाद आता है। इस अवस्था में बालक पूर्ण मनुष्य का रूप ग्रहण कर लेता है। पहली अवस्था में बन चुके स्वरूप के आकार एवं क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। भ्रूण के बाद आपका फिटनेस आता है, ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 80 है, हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है। पहला ऑप्शन है जो हल्दी में जो फाइटोकेमिकल उपस्थित होता है कौन सा होता है? पॉलीफिनॉल, दूसरा है आइसोफ्लेवोनाइड्स, तीसरा है फ्लेवोनाइड्स और चौथा है करक्यूमिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसको बोलते हैं करक्यूमिन। ठीक है, करक्यूमिन जो होता है दोस्तों हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल होता है। प्रश्न नंबर 81 है, ब्लीचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों को निकाला जाता है। दूसरा है खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना। तीसरा है खाद्य में एंजाइम को अक्रियशील बनाना। चौथा है रासायनिक क्रिया को दूर करना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। खाद्य पदार्थों में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका मारना होता है ब्लीचिंग फल संरक्षण कहलाता है। प्रश्न नंबर 82 है, अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं। जो दोस्तों बैक्टीरिया होते हैं किस में विकसित होते हैं? अम्लीय में या क्षारीय में होते हैं या न्यूट्रल पीएच में होते हैं या उपयुक्त सभी में। अधिकतर भोज्य पदार्थ होते हैं जो खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं, अम्लीय पीएच में होते हैं, क्षारीय पीएच में होते हैं या न्यूट्रल पीएच में होते हैं या उपयुक्त सभी में। पीएच की बात करते हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है पोषण हाइड्रोजन। जो 7 से नीचे तक आएंगे 0 तक होंगे तो ये अम्लीय होगा। 7 से नीचे अगर किसी का पीएच वैल्यू रहेगा तो उसको हम बोलेंगे अम्लीय, और 7 से अगर अधिक रहता है उसको हम बोलते हैं क्षारीय। ठीक है, और अगर 7 रहता है तो उसको बोलते हैं उदासीन या न्यूट्रल कहेंगे। ठीक है, उदासीन या न्यूट्रल। जैसे पानी आपका है उदासीन है, नमक आपका है NaCl, ये आपका उदासीन होता है। और उससे नींबू जो होता है खट्टे होते हैं उसको हम अम्ल कहते हैं। और इसकी बात करते हैं तो जितने भी H होते हैं आपका अम्ल होता है, H+ जो होता है। HCl अगर देखते हैं आपका अम्ल, सब में H उपस्थित होता है। और क्षार में क्या होता है? OH- उपस्थित होता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। OH- किस में होता है? क्षार में होता है। H+ किस में होता है? ये आपका H+ आपका अम्लीय होता है। लेकिन इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। ये हमारा न्यूट्रल होता है। अगर न्यूट्रल रहेगा तो उसमें जो भोज्य पदार्थों में बैक्टीरिया विकसित हो जाते हैं। यदि मूंगफली को अस्वच्छकर स्थान पर रखा जाता है तो उसमें किस सूक्ष्म जीवाणुओं की संक्रमित होने की संभावना अधिक होती है? यदि मूंगफली को है हम स्वस्थ स्थान पर ना रख करके अस्वस्थ स्थान पर रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सूक्ष्म जीवाणु से वो संक्रमित हो जाता है। तो कौन से जीव होते हैं इसकी संभावना अधिकतम होती है? उसको पहला ऑप्शन है आर्गोट, दूसरा है फ्यूजेरिया, तीसरा ऑप्शन है एफ्लाटॉक्सिन, चौथा ऑप्शन है पेनिसिलियम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी बिल्कुल सही है। इसका नाम होता है एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन नामक जीवाणु इसमें क्या होते हैं? विकसित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 84 है, प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? ध्यान में रखेंगे जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? 50 ग्राम। दूसरा ऑप्शन है 0.5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से। तीसरा है 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर वजन के हिसाब से। तीसरा है 2 किलोग्राम प्रति ग्राम शरीर के वजन के हिसाब से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर वजन के हिसाब से। 16 से 18 वर्ष की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संस्तुत दैनिक हिस्सा होता है ग्राम प्रतिदिन। 16 से 18 वर्ष किशोरावस्था की लड़कियों के लिए ध्यान में रखना है प्रोटीन कितनी चाहिए होती है। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा 57, तीसरा है 63 और चौथा है 68। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें क्या है 50 ग्राम प्रतिदिन। सामान्यता का देखा जाता है समान अवस्था में पुरुष में दैनिक आहार की प्रोटीन की जो मात्रा होती है 55 ग्राम तथा स्त्रियों में 45 ग्राम होनी चाहिए। लेकिन 16 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें लड़कियों के लिए प्रोटीन की संस्तुत दैनिक मात्रा जो होती है 50 ग्राम होती है तथा इसी उम्र में किशोरों को प्रोटीन की मात्रा जो होती है 60% तक होती है, 60 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से होती है। लेकिन उस तरफ देखा जाए तो 45 से 55 आती है, लेकिन 5 आपकी बढ़ जाती है, 50 उसकी हो जाती है, 60 उसकी हो जाती है बच्चों लड़कों की 16 से 18 वर्ष की उम्र में, क्योंकि इसमें आपका शारीरिक ग्रोथ बहुत तेज होता है, इसलिए ऐसा होता है। प्रश्न नंबर 86 है, पानी के पीने का जो TDS होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो पानी पीते हो उसमें TDS कितना होता है चाहिए। तो पहली बात तो TDS का फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। ये कितना होना चाहिए, पानी पीते हो उसमें TDS कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है L 50 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, दूसरा है 300 से लेकर के 500 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है 500 से लेकर 600 मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है 50 से 150 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही है। जो पानी में पीने की जो TDS होनी चाहिए, पानी में पीने की जो TDS है वो 50 से लेकर के 150 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, ठीक है। पीने के पानी में अनेक प्रकार के खनिज लवण जैसे कार्बन व अकार्बनिक पदार्थों तथा गैसों के एक निश्चित अनुपात से अधिक अथवा अन्य अनावश्यक तथा हानिकारक पदार्थ घुले होने से ये प्रदूषित हो जाता है। अनेक कीटाणुनाशक पदार्थ जो होते हैं, रासायनिक खाद्य होता है, औद्योगिक होता है, अपशिष्ट होता है, बलित मल आदि जल प्रदूषण पदार्थ है। ये पदार्थ जल को विभिन्न प्रकार से प्रदूषित कर देते हैं। तो इसके लिए दोस्तों ध्यान में रखना, हमारा TDS अगर 50 से 150 मिलीग्राम प्रति लीटर है तो ये आपके पानी पीने योग्य बहुत अच्छा बेहतरीन पानी होता है। प्रश्न नंबर 87 है, मंदबुद्धि में किस कमी के कारण होती है। मंदबुद्धि में निम्न में किस कमी के कारण होती है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए की कमी के कारण, दूसरा है आयोडीन की, दूसरा है कैल्शियम की और चौथा है लोहे की कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, मंदबुद्धि होता है। सभी मनुष्य के लिए आयोडीन एक महत्वपूर्ण खनिज होता है, खनिज लवण है। मानव शरीर में करीब 15 से 23 मिलीग्राम आयोडीन होता है। मंदबुद्धि आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की जो कमी होती है, कमी से क्या होता है आपका घिघा रोग भी हो सकता है। जब गर्भवती महिला लंबे समय तक आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती है तो ऐसे में बच्चों को जन्म देती है, जिससे शारीरिक या मानसिक विकार हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, उनको आयोडीन पर्याप्त मात्रा में उस समय नहीं मिला तो उसके बच्चे में कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक विकार देखने को मिलता है। ये किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। प्रश्न नंबर 88 है, जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है तब अशिक्षित अभिव्यक्ति होती है। एक पहला ऑप्शन है आश्रित चर, दूसरा है स्वतंत्र चर, तीसरा आत्मनिर्भर चर और चौथा है सह संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसको हम बोलते हैं आश्रित चर कहते हैं, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है, आश्रित चर इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 89 है, सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है। पहला ऑप्शन है छोटे समुदाय में, दूसरा ऑप्शन है एक रूपीय समुदाय में, दूसरा है धर्म को महत्व देने वाले समुदाय में, तीसरा उक्त तीनों में। सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है किसमें होता है, छोटे समुदाय में, एक रूपी समुदाय में, धर्म को महत्व देने समुदाय में या तीनों में। तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही सोचा है। यहाँ पे तीनों आपके ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, छोटे समुदाय में भी, एक रूपी समुदाय में भी, धर्म को महत्व देने वाले समुदाय में भी। अगला प्रश्न है, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन है चार्ल्स कोले द्वारा, दूसरा है गुरविच तथा मोरे के द्वारा, तीसरा है लेपियर द्वारा या चौथा है कार्ल मैनहीन के द्वारा। चेतन और अचेतन मन की बात की गई है, चेतन और अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण की बात की गई है। ये शब्द, ये व्याख्या किसने दी है, ये परिभाषा किसने दे रखी है। तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों, चार्ल्स कोले ने ये परिभाषा, ये शब्द बोला है।
सामाजिक नियंत्रण में चेतन तथा अचेतन प्रकार का उल्लेख चार्ल्स कोली ने किया है। चेतन, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसमें हम सक्रिय अवस्था कहते हैं, जब हम सोच विचार तर्क करके निर्णय लेते हैं तो बहुत सचेत और डरे हुए होते हैं, जैसे पहली बार ड्राइविंग सीखना। अचेत की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। जब हम किसी बात को जान लेते हैं कि और विश्वास कर लेते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तो हमारा मन उसे हकीकत में ढाल लेता है। जैसे बच्चे का मन माता पिता पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला है 91। प्रश्न नंबर, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। जो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम होता है उसके अंतर्गत कौन कौन कार्य आते हैं? पहला ऑप्शन है परिवार नियोजन, दूसरा प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, तीसरा है माता एवं शिशुओं की देखभाल, या उपयुक्त सही। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सोचा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसमें क्या है कि जो राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र के अंतर्गत आपके परिवार नियोजन है, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल है, माता एवं शिशुओं की देखभाल है, ये आपके सभी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर 92 है, परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है निरंकुश शैली, दूसरा है अभिव्यक्ति शैली, तीसरा है अनुज्ञानप्रद शैली और चौथा आक्रामक शैली। ठीक है। परवरिश की शैली जो होती है बालकों पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है। मान लो कोई अभिभावक अपने बालक पर प्रभुत्व दर्शाता है तो कैसी शैली हो सकती है उसकी परवरिश के लिए? निरंकुश शैली हो सकती है, अभिव्यक्ति शैली हो सकती है, या ज्ञानप्रद शैली हो सकती है, या आक्रामक शैली हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा है। इसको बोलेंगे हम निरंकुश शैली के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 93 है, निम्नलिखित में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? पहला ऑप्शन है चावल की प्रोटीन, दूसरा है जिलेटिन, तीसरा है दाल प्रोटीन और चौथा है अंडा प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन की बात किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। जिलेटिन दोस्तों जो होता है हमारा वो एक अपूर्ण प्रोटीन कहलाता है। जिलेटिन अपूर्ण प्रोटीन है। प्रोटीन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जिसका निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। ध्यान में रखेंगे, जो हमारा प्रोटीन होता है उसका निर्माण होता है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। किससे होता है? अमीनो अम्ल से होता है, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। तथा प्रोटीन में मुख्यतः अगर देखते हैं इसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन होता है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन में कुछ प्रकार के फास्फोरस होते हैं, सल्फर भी अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोटीन में उपस्थित है नाइट्रोजन शरीर की वृद्धि के विशेष रूप में सहायक होती है। तो दोस्तों जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिसमें नाइट्रोजन जो उपस्थित होता है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिलेटिन जो आपका एक अपूर्ण प्रोटीन माना जाता है। प्रश्न नंबर 94 है, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। क्या है? पहला प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा है लवण। तो हम चिल्ला के बताते आते हैं हमेशा, जो तुरंत अगर शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन सा होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें 4 किलो KCl आपकी ऊर्जा होती है, लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? वसा में होती है। अगर सबसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलेगा? वसा से मिलेगा, 9 KCl के बराबर। ठीक है, 9 कैलोरी। और जबकि कार्बोहाइड्रेट में 4 ही मिलता है, लेकिन तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। इसको मैंने बहुत बार बताया, ये प्रश्न आपके एग्जाम में रखा हुआ है 100%। प्रश्न नंबर 95 है, कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की जरूरत होती है। पहला ऑप्शन है वसा का, दूसरा प्रोटीन का, तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स का, चौथा है विटामिन। जो कैरोटीन होता है दोस्तों उसको शोषण करने के लिए हम किस भोज्य पदार्थों की किस तत्वों की आवश्यकता होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वसा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? वसा की आवश्यकता होती है। कैरोटीन का शोषण करने के लिए वसा की आवश्यकता होती है। जब भोजन द्वारा विटामिन ए कैरोटीन या विटामिन ए एस्टर के रूप में ग्रहण किया जाता है तब इसका पाचन एवं अवशोषण पित्त रस एवं वसा की उपस्थिति में होता है। विटामिन ए का एस्टर का सावनीकरण पैनक्रियाटिक लाइपेज से होता है तथा इसका इमल्सिफिकेशन छोटी आंत के पक्वाशय तथा जेनुनम भाग में होता है। कैरोटीन किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, इसका विटामिन ए जो होता है ये यकृत के माध्यम से, ठीक है, वसा के द्वारा इसका संश्लेषण होता है, इसका शोषण होता है। प्रश्न नंबर 96 है, दिए गए पदार्थों में से यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा फास्फोरस, तीसरा लौह तत्व, या सभी विकल्प सही हैं।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। जो विटामिन ई होता है हमारा, ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। विटामिन ए, सी, ई जो है, ए और ए, सी, ई 3 जो विटामिन है जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वे तत्व होते हैं जो फ्री रेडिकल से कोशिकाओं को बचाने में मदद करते हैं। विटामिन ए के 8 विभिन्न यौगिक होते हैं इनको, और इसका सबसे अधिक सक्रिय रूप है अल्फा टोकोफेरॉल होता है। बालों और त्वचा के लिए ये विटामिन से बहुत फायदेमंद है। विटामिन ई हरी सब्जी, सूरजमुखी के बीज आदि में मिलते हैं। विटामिन ई की कमी से बांझपन की समस्या देखने को मिलती है। ध्यान में रखेंगे, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, बांझपन होता है। बाल क्या नाम है, त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम हो सकते हैं, बालों का गिरना, ये सब विटामिन ई की कमी के कारण हो सकता है। प्रश्न नंबर 97 है, परामर्श की प्रक्रिया के घटक होते हैं। जो परामर्श की प्रक्रिया के कौन कौन से घटक होते हैं? पहला ऑप्शन है परामर्श के लक्ष्य, दूसरा है सेवार्थी, तीसरा है परामर्शदाता और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर आपने बिल्कुल बहुत सोचा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका, उपयुक्त सभी बातें यहाँ पे सही है। ठीक है, परामर्श के 3 घटक माने जाते हैं। परामर्श का लक्ष्य है गोल ऑफ, दूसरा है सेवार्थी जिसको हम क्लाइंट कहते हैं, और तीसरा होता है परामर्शदाता जिसको हम बोलते हैं काउंसलर। ठीक है, प्रश्न नंबर 98 है, परामर्श को प्रभावी करने के लिए परामर्शदाता को क्या नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन है परामर्शी के साथ संघर्ष विकसित नहीं होना चाहिए, दूसरा है विरोध मत का ना होना, तीसरा है दबाव की रणनीति का प्रयोग नहीं होना। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सोचा है और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। ये तीनों बातें यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर 99 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? क्षेत्रीय कार्यालय की बात करता है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका जो कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं? पहला ऑप्शन 4, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा ऑप्शन है 8। तो ध्यान में रखेंगे WHO के कुल 6 क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इस कार्यालय स्थापित है। और इसके अंतर्गत अगर देखते हैं तो अफ्रीका, ये पहला एक कार्यालय इनका अफ्रीका में है, एक अफ्रीका में है, दूसरा अमेरिका में है। ठीक है, तीसरा है दक्षिण पूर्व एशिया में है, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप में है, और उसका पूर्वी, मध्य, सागरी एवं पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। ये 6 क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। WHO का जो क्षेत्रीय कार्यालय है 6 क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, इस सेट का, प्रश्न नंबर 100 है, यूनिसेफ की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है लुडविग डासमन, दूसरा है ए रसेल, तीसरा है कोफी अन्नान और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान में रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।